आज का हमारा विषय है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है वर्णमाला कहलाता है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48 48। इसमें क्या है? स्वर। स्वर कितने हैं? 11। 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक अनुस्वार होता है। अंग जैसे पंकज, ठीक है। विसर्ग होती हैं रामः। व्यंजन कितने हैं? 33, जिसमें क्या है? 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्वरक, च्वरक, त्वरक, त्वरक, पुअरक। पुअरक में क्या क्या है? क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्मा निकलते हैं जिनसे, श, स, स, ह। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? जैसे कि दूसरी भाषाओं से शब्द आ जाते हैं, वो उनके नीचे बिंदी लग जाती है, उनको बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। जैसे कि कागज, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, तो काजल। तो अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? ड, ढक्कन, ड, ढपली, तो इनके नीचे बिंदी लगी होती है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्रमिक। क्ष, क और श, त्र, त और र, ज्ञ, ज और य, श्रमिक, श और र, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं आगे। आगे क्या है हमारा? स्वर। स्वर कौन कौन किसको बोलते हैं स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, उनके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको कहते हैं स्वर। स्वर कितने भेद होते हैं स्वर के? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ, री। इनके उच्चारण में ह्रस्व मात्रा लगती है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है इनके उच्चारण में। दीर्घ। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनके उच्चारण मात्र में 2 ह्रस्व स्वर मात्रा का टाइम लगता है, तो इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत। प्लुत जैसे ओम, ये मैक्सिमम संस्कृत में प्रयोग में आते हैं। इसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? आँख, दांत, जैसे चंद्रमा की बिंदु लगे होते हैं, उनको बोलते हैं अनुनासिक। और अनुस्वार क्या होता है? इसमें केवल बिंदी ही लगी होती है और अनुनासिक में चांद बना होता है साथ में बिंदी के। आगे है अयोगवाह शब्द। अयोगवाह शब्द क्या होते हैं? कि वो जुड़े भी नहीं होते, लेकिन उनको अलग करते हैं तो उनका मीनिंग ही अलग हो जाता है। तो अंग और अंग है, ये शब्द मतलब जुड़े भी नहीं है, लेकिन इनका योग भी नहीं है, फिर भी अयोगवाह मतलब अलग करेंगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा इनका। तो अंग और अंगः 2 अयोगवाह शब्द हैं। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रुक रुक कर मुख से बाहर निकले, उसको कहते हैं व्यंजन। व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन अपने आप हम अकेले व्यंजन जो है उच्चारण नहीं कर सकते। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये है संख्या में 25, क्वरक, च्वरक, त्वरक, त्वरक, पुअरक। आपको ऐसे ही सीरीज में याद रखने हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्मा निकलती है, श, स, स, ह, ठीक है। आगे है उच्चारण भेद से व्यंजन। उच्चारण भेद से मतलब बोलने से, कि अल्प थोड़ा टाइम लगता है उनको बोलते हैं अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उनको बोलते हैं महाप्राण, ठीक है। इसमें है हमारा क्वरक, च्वरक, त्वरक, त्वरक, पुअरक। जो स्पर्श व्यंजन है उनका पहला, तीसरा और पांचवा जो है अक्षर, वो है हमारा अल्प प्राण। और जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? क्वरक में क, फिर ख नहीं आएगा, ग, घ नहीं आएगा, ग। तो क्वरक का हो गया क, ग, घ। च्वरक का हो गया च, छ छोड़ा, ज, झ, य। तो इस प्रकार
पहला, तीसरा, पांचवा, आपको ये स्पर्श व्यंजन सीरीज से याद करने पड़ेंगे। क्वरक, च्वरक, त्वरक, त्वरक, त्वरक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आप पता लगेगा। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में क्या आएगा? दूसरा और चौथा अक्षर वर्ण, मतलब ख और घ, छ और झ, ट के बाद ठ, ड, ढ, ट, ठ और ढक्कन वाला ढ। त्वरक में थ, थ, द, ध, ध, ध धनुष। ठीक है। और ऐसे ही पूरक में फ, ब छोड़ा, भ भालू। ठीक है। और ये ऊष्म व्यंजन श, स, ह, ये आगे महाप्राण में। अब उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? आपको 1 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। कंठ, कंठ में जैसे कंठ से निकलती है जो ध्वनि, उसको बोलते हैं कंठ स्थान। तो आपको ये कुछ नहीं याद रखना, आपने अकुहू याद रखना है उसमें। अकुहू जो होता है कंठ। अकुहू में क्या आ गया? अ और आ। क में आ गया क्वरक। क्वरक में पहले 4 अक्षर क्वरक, क, ख, ग, घ और ह और विसर्गे, ये होते हैं कंठ। तालु, तालु में क्या होता है? इचु यश। इचु यश याद रखना आपने। ई में ई, छोटी ई, बड़ी ई। च्वरक य और श। ठीक है। इसमें जो है च्वरक के पहले 4 अक्षर, जो पंचम वर्ण होगा, पंचम अक्षर होगा, वो आपका नासिका होगा। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा में ऋतुरस। ऋतुरस में री, त्वरक, त्वरक, त्वरक में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ और रस, र और श, ये है मूर्धा। दंत, दंत में ऋतु लस, ल, त्वरक, स। त्वरक में त, थ, द, ध। न जो है पंचम वर्ण है, वो होगा नासिका। इसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ में होगा उप, उप ओष्ठ याद रखना है आपने। उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरक प, फ, ब, भ। इसके बाद है अनुनासिका। चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिका के अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु। ए, आई, ए दऊ तो कंठ तालु, ए और आई कंठ तालु हैं। कंठोष्ठ, ओ और औ कंठोष्ठ हैं। ठीक है। दंतोष्ठ, व ओनली, केवल व जो है दंत और ओष्ठ के साथ इसका उच्चारण होता है। व बोल के देखो, व। इसके बाद है नासिका। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो नासिका होता है। प्रयत्न भेद से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभ्यंतर वर्ण और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर क्या होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के, विवृत, संवृत, ईषद विवृत और ईषद संवृत। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? घोष और अघोष। अभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं अब हम। अभ्यंतर प्रयत्न किसको बोलते हैं? वर्णों के उच्चारण के आरंभ में होने वाले अंदर के व्यापार को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न जो अंत में होते हैं, जिनके उच्चारण जो तय में बाद की ध्वनि होती है, उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। जिन वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाले बाह्य प्रयत्न को, बाहर के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। अब हम अभ्यंतर प्रयत्न के देखते हैं। विवृत। विवृत वर्ण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख द्वार खुला रहे, उसको विवृत वर्ण कहते हैं। इसमें होते हैं सभी स्वर अ, ई, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी 11 के 11 जो होते हैं विवृत वर्ण होते हैं। संवृत। संवृत में क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा का तालु आदि स्थानों से स्पर्श हो, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेके म तक, क्वरक, च्वरक, त्वरक, त्वरक, पूरक। ठीक है। तो ये 25 वर्ण जो होते हैं संवृत होते हैं, स्पृष्ट भी बोलते हैं इनको। इसके बाद होता है तीसरा ईषद विवृत। ईषद विवृत में क्या होता है? श, स, ह। ठीक है। ये हो गए हैं हमारे ऊष्म व्यंजन को हम ईषद विवृत व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है ईषद सपृष्ट। इसमें आगे हमारे अंतस्थ व्यंजन जो है ईषद सपृष्ट कहलाते हैं। ठीक है। बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? घोष और अघोष, 2 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्न के। आपको पता है इनके उच्चारण के अंत में होने वाले बाहर के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। वर्णों का जब उच्चारण करते हैं, जैसे कि घोष। घोष क्या होता है? जिनके उच्चारण में नाद का प्रयोग हो, मतलब नाक से ध्वनि आती है।
स्वर यंत्र की यंत्रिक आपस में टकराव होता है। जैसे कि इसमें होता है तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व और ह, अंतस्थ व्यंजन और ह, ये हो गए हमारे घोष। और अघोष क्या होते हैं? इनके उच्चारण में स्वर यंत्र की तंत्रिकाएं निस्पंदन रहती हैं, उनमें कुछ वो नहीं होता तंत्रिकाओं में, ठीक है, केवल सांस का प्रयोग होता है। इसमें होगा वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और श स। तो इस प्रकार हमने सारे किए हैं। देखो आप, हमारा ये आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या किया है? पहले सबसे पहले हमने वर्णमाला देखी है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। फिर उसमें हमारे पास व्यंजन हो गए हैं, हमारे स्वर हो गए हैं। स्वर क्या होते हैं? 3 भेद हैं स्वर के, ठीक है। उसके बाद व्यंजन है, व्यंजन के हमारे अलग अलग तरह से भेद हैं। कहीं पे 2 भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर प्रतन, ठीक है। और 3 है हमारे उच्चारण स्थान के हिसाब से, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। एक हमारे बाह्य प्रतन और अभ्यंतर प्रतन, ठीक है। और एक हमारे हैं, लास्ट में हमने क्या किया था? घोष और अघोष। तो इस प्रकार आज का हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद साथियों।